Hello friends, welcome to practice MCQs for JKSSB Account Assistant exam. This is me Shivali Sharma. Friends, today I'm gonna teach you one of the most important topic for JKSSB Panchayat Account Assistant exam, because we can expect at least 2 or 3 questions from this topic that is very important, and at least in the subject of polity एक बहुत important part है that is of fundamental rights, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. And from all the way up from Article 14 to Article 32 are actually the fundamental rights, if you have noticed them. And Article 12 or 13 are the definitions, but they don't come under the category of fundamental rights. They just speak about fundamental rights, so they are included in fundamental rights and we read them. And if we talk about Article 33, 34 and 35, they are just exceptions. तो जैसे कि मैं आप सबको आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स बताए जा रही हूँ, हम सब जानते हैं कि इन सबको याद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. एंड आप सोचोगे कि चैनल पे तो प्रैक्टिस एमसीक्यूज लिखा हुआ है और यहाँ तो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है. तो आप सबको मैं बता दूँ, एमसीक्यूज ओनली सॉल्व तब होंगे जब हम कंसेप्ट का एटलीस्ट हमें बेसिक नॉलेज होगा. एंड थोड़ा बहुत मेमोराइजेशन भी हमें करना पड़ेगा, बिकॉज मेमोराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज श्रुति एंड स्मृति ये हमारे एंशिएंट मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट थे. तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स. तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, क्यों ये इम्पोर्टेंट है. तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करना है, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारा कोर्ट हमें गारंटेड करता है. और पॉलिटिकल फ्रीडम तभी हमारी सिक्योर होगी क्योंकि ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हम इसको जान पाएंगे. एंड रही बात सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम की, तो इसके लिए जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा इसे सिक्योर किया जाता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है. और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना. और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो ये आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में. तो गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये जानना चाहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. और इसके बिना हम किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निफाइड मैनर में एग्जिस्टेंस इसकी हो ही नहीं सकती. सो इसीलिए हम इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर प्राइमरी फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो इसीलिए मैं आपको अभी जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू करना चाहूँगी, बट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया कहाँ से, हमें ये आइडिया कहाँ से मिला. तो हमें ये आइडिया जो मिला है ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से मिला है. लेकिन उन्होंने कैसे ये आइडिया लाया, उनको कहाँ से मिला, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं. एक डॉक्यूमेंट है जो 1215 में इंग्लैंड में लाया गया था. किसके द्वारा लाया गया था? इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा लाया गया था. किस लिए लाया गया था? क्योंकि वहाँ पे बैरन्स एक लोअर क्लास था, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो उन्होंने एक्चुअल में एक रिटन डॉक्यूमेंट लेके आए थे जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेट करता था. तो उनके द्वारा जो यूएस ने ये आइडिया कहाँ से लिया था? मैग्ना कार्टा, जो कि डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया. तो यूएस ने इंस्पायर होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लेके आए? वो बिल ऑफ राइट्स. इसका जो है नाम चेंज हो गया उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आके. तो उसके बाद बात करते हैं हम इंडिया की. तो जब इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे जो अमेरिका का बिल ऑफ राइट है, बिल ऑफ राइट से हमने ये आइडिया जो है इंस्पायर हम हुए थे वहाँ से, और वहाँ से हमने ये आइडिया इंट्रोड्यूस करा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. और कहाँ से बोरो करा है? बिल ऑफ राइट से. तो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि हमने ये आइडिया कहाँ से लिया है. और सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो रिटन डॉक्यूमेंट बनाया गया था जो इससे रिलेट करता था वो कौन सा था? तो वो दैट इज मैग्ना कार्टा.
तो गाइज बात करते हैं हम जो हमारा ये जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी आर्टिकल में आता है। दैट इज आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, तो आर्टिकल जैसे कि हम देख रहे हैं आर्टिकल 20 एंड 21, ये जो है आर्टिकल जब भी इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, उसमें भी ये सस्पेंड नहीं होते हैं। और ये जो आर्टिकल हैं ये एक्चुअल में जो हमारी फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज से बाहर हैं, लेकिन ये बात करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो इसीलिए हम इसको इसमें इंक्लूड करते हैं। और बीच के जो आर्टिकल्स हैं 14 से लेके 32, तो ये हैं हमारे एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल 33, 34 एंड 35 दे आर एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल्स ये जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। हमारे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं? टोटल पार्ट्स हमारे 25, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो गाइज बात करते हैं हम पावर्स की, फ्रीडम की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको पावर दी गई है। पीएम को पावर दी गई है, गवर्नर को पावर दी गई है, सीएम को पावर दी गई है। तो हमारे इंडिविजुअल का क्या, उसकी पावर्स का क्या, उसकी फ्रीडम का क्या? तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो फंडामेंटल राइट्स जो लाया गया है, ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन अनलिमिटेड और आर्बिट्रेरी पावर्स ऑफ द स्टेट। तो ये स्टेट के ऊपर क्या करता है? रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है। और फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट है? ये स्टेट के अगेंस्ट है, नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? ये एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है। ठीक है ना, एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है, कंप्लीटली ये नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है बिकॉज इनके ऊपर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे जा सकते हैं। और बात करें हम नेशनल इमरजेंसी की, तो जब भी वो लगती है तो आर्टिकल 19 ये जो आर्टिकल 19 सॉरी, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाता है। और अगर हमारे प्रेसिडेंट चाहे तो बाकी के भी जो फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल्स आते हैं उसे भी ये सस्पेंड कर सकते हैं। बट ओनली दो आर्टिकल्स हैं, जो कि आर्टिकल 20 एंड 21, ये जो आर्टिकल है ये नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं करे जा सकते। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। तो बात करें हम फंडामेंटल राइट्स की, तो क्या ये सिर्फ कॉमन मैन या प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए ही हैं? तो क्योंकि हमारे इंडिया में फॉरेन इंडिविजुअल्स आके भी यहाँ पे काम करते हैं, तो उनको भी ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे जो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशंस है, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो एनिमी कंट्रीज़ भी हैं। ठीक है, तो जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है उनको भी फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो एनिमी कंट्रीज से थोड़े ज़्यादा उनको मिलते हैं। बट कुछ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल्स आते हैं, दैट इज़ 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये जो आर्टिकल्स ये इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है पार्ट 3 में, ये मोस्ट इलेबोरेट है। किसी में भी वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा इलेबोरेट नेचर किस में है? इंडिया में है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोर्ट की, जिसमें आता है कि फंडामेंटल राइट्स जो कोर्ट के द्वारा गारंटेड हैं और जस्टिशिएबल हैं। तो ऐसे अगर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट्स उसको मिले हैं, अगर स्टेट उसको वायलेट करती है, वायलेशन कोई भी होता है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल डायरेक्ट जो है चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। इसमें ये नहीं है कि पहले वो लोअर कोर्ट में जाएगा, फिर अपील पे अपील होगी, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह से नहीं होगा। तो वो उसको ये प्रावधान मिला हुआ है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट वो चाहे तो जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है। तो इसके लिए भी पर्टिकुलर 2 आर्टिकल्स हैं, दैट इज आर्टिकल 32, इसके अंडर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसमें उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करी जाती हैं। और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में वो जा सकता है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता, लेकिन इस आर्टिकल में ये प्रावधान है कि इंडिविजुअल वहाँ पे डायरेक्ट जा सकता है।
एंड सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे हमने सुना है अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट क्या होता है कि जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ऐड करी जाती है या फिर डिलीट करी जाती है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स इस तरह से नहीं है। जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बनाया जा रहा था, ये उसी टाइम पे ही कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए हैं, और इसमें कोई जो है, इसमें अगर हम चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक नेचर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट के थ्रू चेंजेस करे जा सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करा जा सकता। सो ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7। तो जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, ये किसके अंडर अब आता है? लीगल राइट के अंडर आता है, ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर नहीं आता, क्योंकि इसके लिए एक अमेंडमेंट लेके आए थे, 44th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब आया था? 1978 में। तो ये आर्टिकल हमारे ये जो राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो राइट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 में आता था, पार्ट 3 के। और उसके बाद जब ये लीगल राइट बना, तो अब ये किस में आता है? 300 आर्टिकल, जो कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 25 पार्ट्स हैं। सो गाइज, in this session, in this video, we will try to learn a trick to remember. Article comes under a first fundamental right, that is right to equality, and the articles comes under right to equality. These are 14 to 18. First we have article 14. So first we have article 14, that is equality before law. So keyword here is law, which gives equality before law and equal protection by the law. And then second article is article 15, that is prohibition of discrimination on the grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth. So the key word here is discrimination. Then we have another article, that is 16, that is equality of opportunity in matters of public employment. So the key word here is opportunity. Then another one, article 17, that is abolition of untouchability. So keyword here is untouchability. And our last article from the first right to equality, that is abolition of titles. So keyword here is abolition of titles. So friends, here we will write a sentence from these keywords, but remember that these keywords are arranged serially according to the articles. So the sentence is, law removes all doubts. But firstly, we need to know the keywords that are arranged serially according to the articles. These are law, discrimination, opportunity, untouchability, and titles. Whenever there is any doubt regarding anything, we take the help of the Constitution, the law. What does the Constitution says? So guys, the trick here is, that is doubt, that relates to law, because law removes all sort of doubts, and D stands for discrimination, O for opportunity, U for untouchability, B just for making the word, it's nothing, and T, that is abolition of titles. So here the keyword is title. So all the words except the B represents the keywords. So in this way you can remember article 14 to article 18. Hope it helps you in remembering right to equality. I'll be making further videos for the fundamental rights. Thanks for watching. Subscribe to the channel.